चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है द्वितीय नगरीय क्रांति, ठीक है, और मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड है। जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, चूंकि इन सब टॉपिक से इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन पूछे जाएंगे तो एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोई टॉपिक को छोड़ना मैं नहीं चाह रहा हूं कि अच्छे से आप लोग जब बैठे तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन आप बना लें। डोमिसाइल नीति कुछ भी ऐसा लागू होने वाला नहीं है अभी फिलहाल। अभी जैसे जिस प्रकार से TRE 1 हुए, TRE 2 हुए, उसी प्रकार से आपका TRE 3 भी होगा, ठीक है, जहां तक कि मुझे जानकारी है। मार्च में देखिए 90% संभावना मेरे हिसाब से अगर कहिएगा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर विभागीय तैयारी के हिसाब से अगर देखिएगा तो संभावना है, ठीक है। मैं तर्क के आधार पर कहता हूं कि शायद ही आपका मार्च में हो पाएगा, क्योंकि अभी आपका चुनाव का भी फिर तैयारी शुरू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव का। तो उस बीच में मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि फॉर्म आपका जल्द ही आ जाए, भरा जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे है, अब देखिए चुनावी मामला है ये। अब सरकार चाहेगी कि उसका जो है वो उपयोग जो है वोट बैंक के रूप में भी करे, तो हो सकता है एग्जाम करवा भी ले। तो आपका काम है तैयारी करना, मेरा काम है तैयारी करवाना। बाकी जो होना होगा वो होगा ही, आप तैयारी करते रहिए। वीडियो सारा आपके कंटेंट में अवेलेबल है, आपको परेशान नहीं होना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। डेली 4 से 5 वीडियो आप देखिए और उसको एनालिसिस कीजिए, और उसी टॉपिक का, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं द्वितीय नगरीय क्रांति या मगध का साम्राज्य, मगध महाजनपद पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव, आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो भी आपके पास कोई बुक होगा जीके जीएस का, उससे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। तो बस यही काम करना। जैसे कोई भी चैप्टर हमने, जैसे कल हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ाया, तो साथ साथ हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, ठीक है। तो चूंकि टाइम का अभाव है और थ्योरी पे मुझे चूंकि ज़्यादा विश्वास है कि थ्योरी से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव हम आप पे ही छोड़ देते हैं कि आप लोग खुद जो है ऑब्जेक्टिव कोई भी बुक है आपके पास, या मैं प्रीफर करता हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप ले लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री अवेलेबल है। हमने लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, उससे आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करते रहिए। उससे क्या होगा कि जो आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे अभी, तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। बाकी मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ के सारे वीडियो टॉपिक वाइज आपके कंटेंट में पड़े हुए, उसको देखिए और उतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। करेंट अफेयर्स जो है वो मैं देख लेता हूं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म डाल दिए जाएंगे तो करेंट अफेयर सेशन लेना मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इतना जल्दी मार्च में हो पाना मुझे तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं जो भी हो। अब यहाँ पे जो टॉपिक है आपका वो है आपका नगरीय क्रांति, ठीक है। अब अगर कई बार पूछेगा कि प्रथम नगरीय क्रांति किस काल में शुरुआत हुई थी, तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है। प्रथम नगरीय क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, उसी में आपका प्रथम नगरीय, चूंकि वह नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, तो प्रथम नगरीय क्रांति उसी को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम नगरीय क्रांति, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो आपका प्रथम नगरीय क्रांति है, ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीय नगरीय क्रांति। अभी हमने आपको पढ़ाया था, इससे पहले जो चैप्टर था वो था जैन धर्म का, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो कर्मकांड है उसको दूर करने के लिए जो क्षत्रियों के द्वारा जो नए नए धर्म बनाए गए, उसी में हमने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसका कि पूरा दर्शन फिलोसफी हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। थ्योरी से अलग आपका क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया होगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव या कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक, तो आपको आसानी से बन गया होगा। इतना थ्योरी में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि जब आपका जैनिज्म आ गया, जैन धर्म आ गया, तो धीरे धीरे जब लोहे का आविष्कार आपका 1000 ईस्वी पूर्व में, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लोहे का आविष्कार कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1000 ईस्वी पूर्व में, यानी उत्तर वैदिक काल। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ था, लोहे के आविष्कार से हथियार बनाए जाने लगे। हथियार बना, उससे क्या हुआ, खेती करना आसान हुआ। तरह तरह के जैसे कुदाल, खुरपी, जो भी औजार हैं कृषि संबंधित, वो भी बन गए लोहे के आविष्कार होने के बाद, जिससे क्या हुआ, खेती करना आसान हुआ। जब खेती होगी तो लोगों का इकोनॉमी बढ़ेगा, क्योंकि अनाज ज़्यादा होगा तो लोग के पास क्या है कि खाने के लिए भी मिलेगा, साथ साथ उस अनाज का वो बेच करके धन भी अर्जन करेंगे, जिससे उनके अंदर इनकम का सोर्स बढ़ेगा।
साथ साथ लोहे के खोज ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजाओं की शक्ति में भी वृद्धि कर दी। जब जनता खुशहाल होगा तो जनता से वो ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली करेंगे राजा लोग, और राजाओं की शक्ति में भी यहाँ वृद्धि देखने को मिलेगा। साथ साथ जो अभी मगध सबसे ज़्यादा इसमें शक्तिशाली हो जाता है, इसके पीछे भी कई कारण होता है, अभी आपको पढ़ाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो है नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति का जो सर्वप्रथम जो शब्द है इसका प्रयोग जो है गार्डन चाइल्ड ने किया, एक इतिहासकार है, इन्होंने किया है, और उस पुस्तक का नाम है द अर्बन रिवॉल्यूशन। उसमें इन्होंने जो है बताया है कि प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसको दी जाए, द्वितीय नगरीय क्रांति यानी जो शहरीकरण हुआ है वो कब कब हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है। उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया है। इसके प्रमुख तत्व हैं शासक वर्ग का उदय, धर्म और प्रचलन, धार्मिक इमारतों का अस्तित्व, मुद्रा का प्रचलन, व्यापार वाणिज्य का विकास, ठीक है, लेखन कला का ज्ञान, सुव्यवस्थित कर व्यवस्था जिससे अधिशेष उत्पादन होने लगे, ठीक है। उसके बाद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में देखा गया कि गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, खास करके बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब, यूपी और बिहार का जो एरिया है, उस क्षेत्र में ये सब तत्व दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किस सभ्यता को दी गई है या किस काल को दिया गया है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो प्रथम नगरीय क्रांति है, जबकि ये जो महाजनपद जो काल है, मगध का उत्कर्ष, ये द्वितीय नगरीय क्रांति के तहत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। परिलक्षित होती है बुद्ध काल जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, वो क्या है, यहां पर नगरों का तेजी से विकास होता है। क्यों होता है उसके पीछे रीजन भी हमने आपको बताया। चूंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि कर्मकांड के नाम पे जो धन ब्राह्मणों के द्वारा वसूली किया जा रहा है उस पर रोक लगाएगा, जिससे वाणिज्य व्यापार में विकास होगा, ठीक है। और यहां पर लोग जो है कह सकते हैं यहां पे सुदखोरी पाप नहीं होगा, जिस कारण से जो लोग हैं सुदखोरी मतलब सुद पे लगा लगा के अपना धन अर्जित करेंगे, साथ साथ बिजनेस व्यापार यहां बढ़ेगा, ठीक है। तो जो द्वितीय नगरीय क्रांति है वो आपको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व ही माना जाता है, यानी जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय है वही द्वितीय नगरीय क्रांति का समय है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के जो है के समय 6 प्रसिद्ध नगर का उल्लेख मिलता है, जो गौतम बुद्ध जहां पे उपदेश दिए हैं। चूंकि बौद्ध ग्रंथ में तो इसकी चर्चा है, तो 6 प्रमुख महाजनपद उस समय जो नगर हैं, महाजनपद के ही नगर हैं। देखिए, एक होता है एक होता है जनपद, एक होता है महाजनपद। जैसे बहुत सारा जब एक परिवार मिलकर के एकत्रित होता है, सबसे पहले तो एक परिवार हुआ, बहुत सारा परिवार मिलकर के एक जगह एकत्रित होगा तो वो कबीलाई समूह कहलाता है। बहुत सारा कबीला जब एक जगह एकत्रित होगा, ठीक है, तो वह जन कहलाता है। जैसे अभी का गांव उस समय का जन। फिर बहुत सारा गांव एक जगह एकत्रित होगा तो जनपद होगा, जो अभी का जिला के बराबर हो गया। और बहुत सारा जिला एक जगह एकत्रित होगा तो वह महाजनपद होगा, जो कहने का अभी के राज्य के बराबर, ठीक है। तो यहां पर 16 महाजनपद आ चुके हैं इस काल तक, ठीक है। तो वहां पर इसकी चर्चा चूंकि बौद्ध ग्रंथ में भी हुआ है। जैसे अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है बुद्ध के समय का समकालीन प्रमुख नगर नहीं है, और उसमें से ऑप्शन दे देगा चंपा बुद्ध के कालीन है, राजगिरी है, यहां पर तो उस समय की राजधानी हुआ करती थी, श्रावस्ती है, साकेत है, कौशाम्बी है और वाराणसी है। ये सब जो 6 प्रमुख नगर कह सकते हैं उस समय 6ठी सदी जो ईसा पूर्व है, यानी 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है ये सब शहर की चर्चा जो है, इस सब नगर की चर्चा जो है बौद्ध ग्रंथों में किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनपद और महाजनपद के बारे में हमने बता दिया। तो महाजनपद एक प्रकार का कह सकते हैं कि अभी का राज्य है। तो उस समय 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे कंबोज है, तक्षशिला है, ये अभी पाकिस्तान में है, गांधार पाकिस्तान में है, कुरुक्षेत्र अभी हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद पांचाल अभी यूपी में है। जैसे यहाँ पे काशी हो गया जो कि वाराणसी यूपी हो गया। उसी प्रकार से राजगिरी यहाँ पे मगध महाजनपद के अंतर्गत पटना आ गया।
अंग आ गया। तो बिहार में 3 जो महाजनपद हैं उस समय, एक तो आपका वज्जी वैशाली वाला एक अंग हो गया और तीसरा हो गया आपका मगध। तो 3 महाजनपद उस समय बिहार के अंदर थे और सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध महाजनपद बनता है। उसके पीछे कई रीजन है, आगे चर्चा होगा, ठीक है। बंदरगाह, पश्चिम तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह और पुराना बंदरगाह भृगु कच्छ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में कि जो भारतीय जो पश्चिम क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था। तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था आपका वो कौन सा था, तो भृगु कच्छ। कौन सा था, तो भृगु कच्छ, जो कि आप गुजरात के आसपास है। इसी को बैरीगाज या भरोच भी कहा जाता था, ठीक है। तो कई बार पूछेगा कि इनमें से सबसे पश्चिमी भारतीय बंदरगाह उस समय प्राचीन इतिहास में कौन था, तो याद रखिएगा भृगु कच्छ हो या भरोच हो, सब एक ही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर सोपारा, नाला सोपारा नाम सुनते होंगे महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सोपारा, और अगर पूछेगा ताम्रलिप्ति भारत के किस क्षेत्र का बंदरगाह था, किस तरफ था, तो वो बंगाल में था और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो ये सेकेंड जो आपका नगरीय क्रांति हुई है, ठीक है, नगरों का विकास हुआ है, तो उस समय के बंदरगाह के बारे में पूछेगा। तो सबसे पश्चिमी पे भृगु कच्छ या भरोच, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पूर्वी तट वाला कई बार पूछा, बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ताम्रलिप्ति, याद रखिएगा। ताम्रलिप्ति सबसे पूर्व में बंगाल में स्थित था, ठीक है। और पश्चिमी तट पे जो है आपका सोपारा भी है, तो याद रखना है आपको। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद का उदय, ठीक है, महाजनपद का उदय। चूंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ से हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कलर अभी चेंज नहीं कर पाए जल्दबाजी में, ठीक है। तो इस कारण से आप लोग को थोड़ा देखने में थोड़ा सा आंख पे ज़्यादा जोर देना पड़ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये टॉपिक जो है हमने पहले भी टीआरई 2 में भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको लगेगा ऐसे पीडीएफ आपके पास भी होगा तो पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा, बाकी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व गंगा यमुना दोआब, जो कि बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। हमने आपको बताया था लोहे का खोज कब हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके टीआरई 1 में पूछे गए थे या टीआरई 2 में, याद नहीं है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जनपद अब किस में बदल गया, महाजनपद में। तो धीरे धीरे गांव ही जन बनता है, बहुत सारा टोला ही गांव बनेगा, बहुत सारा गांव ही आगे चल करके जो है जिला बनता है। तो धीरे धीरे जो जन था वो जनपद बनने लगा और जनपद महाजनपद में बदलने लगा। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो कि ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है बौद्ध का, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, सूत्र जहां भी लगा रहे समझ जाइए वो जैन धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, या अंगुत्तर निकाय के सोर्स के हिसाब से जो है उस समय कितने महाजनपद भारत में हुआ करते थे 600 ईस्वी पूर्व या 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, तो याद रखिएगा 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब यहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस जनपद की राजधानी क्या थी, ठीक है। यह निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछ ही देता है एनिशिएंट में। और देखिए बीपीएससी का एक यही चालाकी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूं, जितना हम लोग का अनुभव है कि जैसे अगर पिछले बार अगर आपको पूछ दिया ना मिडेवल से ज्यादा, खास करके 6 to 8 में आपने देखा विश्व इतिहास के, तो हो सकता है कि अगले बार वहां से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, अगले बार प्राचीन इतिहास के ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, अगले बार जो है आपको आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इस प्रकार से वो जो है पैटर्न वो चेंज करते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास के कम पूछे गए थे तो इस बार भी कम ही पूछा जाएगा, तो वो सब गलत फहमी मत रहिएगा। अच्छे से सारा चैप्टर हर एक, बहुत लोग 1 to 5 वाले हैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ने के चक्कर में है, तो मैं उनको बता देता हूं कि आप पूरा पढ़ के जाइए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख के जाइए। 6 to 8 में भी पिछले बार जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो नहीं देखते थे वर्ल्ड हिस्ट्री का, उनको लगता था कि सर ऐसे ही 11-12 वाला हम लोग को भी जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने जो बुक भी बनाया था तो उसमें आप देखिएगा चैप्टर वाइज जो हमारा नोट्स है वॉल्यूम 1 वो अभी का नहीं है, आपका एग्जाम से टीआरई 2 के पहले से जो जैसे जैसे चैप्टर हमने बनाया है, सबसे पहले हमने आपको रखा है
विश्व इतिहास के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके बाद हमने जो है दक्षिण भारतीय इतिहास को रखा है। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि एग्जाम के भी क्वेश्चन उसी प्रकार से उसी वाइज पूछे गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का, फिर आपका दक्षिण भारतीय इतिहास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, विजयनगर सम्राट से, हम्पी सम्राट से आपको पूछा गया, ठीक है। चूंकि अनुभव है कहां से कहां आपको लेके जाएगा वो मुझे पता है, बाकी पढ़ के आपको सब जाना चाहिए मेरे से, ठीक है। चलिए यहां पे महाजन पूछेगा, अभी तो पूछेगा कि किसकी राजधानी क्या थी। तो काशी जो है यूपी में पड़ता है, काशी नहीं आप लोग पता ही होगा, काशी वाराणसी ये राज था, और अश्वसेन यहाँ के शासक हुआ करते थे। कौशल ये भी यूपी में है, श्रावस्ती साकेत यूपी में पड़ता है, प्रसेनजीत यहाँ के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे राज और यहाँ पे राजधानी होगा, ठीक है। ये आपका राजधानी है, सॉरी यहाँ पे राज ही लिखा हुआ है, ये राजधानी कर लेते हैं, ठीक है। राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। कौशल का श्रावस्ती, जहां उंगलीमाल डाकू रहा करता था, गौतम बुद्ध के कालीन में आपने पढ़ा था। प्रसेनजीत वहां के शासक थे। क्या पूछेगा सो बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं। ये जो बिहार का 3 महाजनपद है ना, अंग, मगध और वज्जी। वज्जी दुनिया का प्रथम लोकतंत्रात्मक महाजनपद के रूप में, गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। वज्जी जिसको आप लोग लिच्छवी या वैशाली कहते हैं। लिच्छवी यहाँ के लोगों को कहा जाता था, वज्जी संघ का नाम था, और वैशाली अभी वर्तमान में नाम है। तो ये आपको निश्चित रूप से यहां से फंसाने के लिए पूछता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी, और यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। अभी कह सकते मुंगेर का जो एरिया है, मुंगेर का जो एरिया है वो आपका अंग महाजनपद के ही अंतर्गत है, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर मगध। मगध जो है सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। इसके पीछे कई रीजन थे। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के शासकों का था। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है, वो भी एक महान प्रतापी और साम्राज्य विस्तार साम्राज्यवादी शासक है। 500 जो है शादियां किया साम्राज्य विस्तार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र जो रहता है अजातशत्रु, इसने भी जो है साम्राज्य विस्तार किया। कूटनीति के बदौलत वैशाली वज्जी संघ को जीता, तो इसने भी कूटनीति का प्रयोग किया, तो वो भी योग्य है। उदयन जिसने पाटलिपुत्र का निर्माण किया, पाटलिग्राम पाटलिपुत्र उदयन का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पाटलिग्राम अगर या पाटलिपुत्र पूछे किसने स्थापना किया था पाटलिपुत्र का, तो उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। तो जितने भी शासक होते हैं आगे चल करके, घनानंद हो चाहे मौर्य वंश का महापद्मनंद हो, तो वो भी प्रतापी शासक ही था। घनानंद तो भ्रष्ट हो गया आगे चल के, लेकिन उसका जो प्रथम शासक महापद्मनंद है वो भी प्रतापी था, ठीक है। कालाशोक था, वो भी प्रतापी था। तो जितने भी शासक हुए यहाँ पे योग्य शासक हुए, ठीक है। तो जिस कारण से मगध महाजनपद शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद है राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले जो मगध की राजधानी बनी वो राजगिरी को बनाया गया, और राजगिरी से भी पहले अगर पूछ दे, होता है कई बार राजगिरी ऑप्शन ना दे करके गिरिब्रज दे देगा। क्या दे देगा ऑप्शन? गिरिब्रज। तो याद रखिएगा सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज ही हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद गिरिब्रज के बाद जो है उसकी राजधानी राजगिरी बना, फिर राजगिरी के बाद जो है पाटलिपुत्र बना, फिर वैशाली भी बनता है। इससे कालाशोक के समय में मगध की राजधानी वैशाली ही रहती है, ठीक है। तो ये भी आगे जब अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जब स्टार्ट होगा बिंबिसार का हर्यक वंश, तो ये सब चर्चा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बिंबिसार और अजातशत्रु जो शुरुआती दौर का जो शासक है मेन रूप से वो बिंबिसार और अजातशत्रु को ही माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद है वत्स जो कि कौशाम्बी जो कि यूपी है। उदयन यहाँ का शासक हुआ करता था। ये सॉरी ये इसमें आ गया है, ये उदयन भी इसी में आएगा, मगध में ही आएगा उदयन, ठीक है। इसमें खाली रखिए। तो बहुत सारे शासक उस समय के नहीं पता है इतिहासकारों को भी, ठीक है। चेदी जो कि सुकमती है, सुक्तिमती, अवंती, उज्जैनी, महिष्मती जिसकी राजधानी हुआ करती थी। चंद प्रदोत वहां का शासक हुआ करता था। उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन जो पड़ता है वहीं पे है। महिष्मती, और ये सबसे बड़ा महाजनपद के रूप में अवंती ही था, ठीक है। अवंती जो था वो सबसे बड़ा महाजनपद के रूप में था, लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध महाजनपद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। क्रू जो महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि हरियाणा का अभी वर्तमान का जो क्षेत्र है।
पंचाल, जहां की पंचाली द्रौपदी हुआ करती थी, यह भी यूपी का है। काम्पिल अहिक्षेत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ, कई बार पूछा है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा, जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी कहां थी, विराटनगर। विराटनगर यानी जयपुर, ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, तो याद रखिएगा कहां पर, तो विराटनगर जयपुर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, कहां, जयपुर, ठीक है, राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अस्मक पोतान या प्रतिष्ठान था। गंधार का याद रखिएगा तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य कभी प्रोफेसर हुआ करते थे। और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अगर भारत की बात किया जाए, प्राचीन समय में सबसे प्राचीन में तक्षशिला आ जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहले का यह विश्वविद्यालय है। कई बार यह क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ देता है, इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मैक्सिमम लोग नालंदा विश्वविद्यालय को मार के आ जाते हैं। अगर वहां पे दे दिया तक्षशिला, तो तक्षशिला मारिएगा, यह सबसे प्राचीन है। क्योंकि इस समय चाणक्य यहां के प्रोफेसर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। ऐसे ये तक्षशिला जगह है, ठीक है। तक्षशिला महाजनपद, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। और यहीं पे सम्राट अशोक को कई बार जो है लड़ाई दंगा जब वहां लोकल लोग करते थे तो उसको शांत करने के लिए तक्षशिला ही भेजा जाता था, ठीक है। उसके बाद है कंबोज। कंबोज जो कि हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, अभी का यूपी में पड़ता है। वज्जी वैशाली, इसके बारे में भी कई बार पूछा है। दुनिया का प्रथम लोकतंत्र स्थापित भारत में ही हुआ था, और किस महाजनपद में, वज्जी। तो ऐसा नहीं कि जनता वोट देती थी, हाँ, लेकिन सामंत जो लोग थे, बहुत सारे जो सामंती प्रवृत्ति के जो छोटे छोटे शासक थे, वो लोग वोट दे करके एक प्रतापी जो सबसे वज्जी का जो संचालन करे वो एक शासक चुनते थे। इसलिए इसको प्रथम गणराज्य के रूप में देखा जाता है। तो वैशाली, अभी का वैशाली जो जिला है वो वज्जी का भी कहलाता था, और यहीं के लोगों को लिच्छवी कहा जाता था। तो लिच्छवी कुल के राजा यहाँ पे हुआ करते थे। मल्ल जो कि पावा कुशीनारा जो यूपी में पड़ता है, मल्ल लोग यहाँ पे शासन क्या करते थे, ठीक है। तो ये 16 महाजनपदों की चर्चा जो किया गया है, ठीक है। तो इसमें खास करके विराटनगर वाला जो है पूछेगा आपको, ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछा हुआ है, बार बार पूछा है, ठीक है। बाकी आपको गांधार पूछ सकता है, वज्जी आपको पूछ सकता है, अंग पूछ सकता है, और मगध तो पूछता ही पूछता है। मगध का तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि प्राचीन इतिहास ही मगध का इतिहास है, ठीक है। पूरा हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब ये स्टार्ट होगा तो प्राचीन इतिहास में मैक्सिमम पार्ट तो मगध के ही राजा और शासकों के बारे में है, ठीक है। तो मगध महाजनपद ही मेन रूप से भारतीय इतिहास का कह सकते हैं कि शुरुआती दौर है। बस सुनते रहिए, कहानी को समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन इसी सब में से घुमा फिरा के आपको देते रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 15 एवं 16 लिच्छवी और मल्ल, यही दो थे वो राजतंत्र नहीं थे, लोकतंत्र गणतंत्र था। बाकी जितने भी थे वो राजतंत्र थे। नोट 15 एवं 16 लिच्छवी एवं मल्ल इस सूची में राजतंत्र के साथ रखे गए हैं, लेकिन ये गणतंत्र थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाद बाकी जितने भी थे वो सारे राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला है। केवल वज्जी और मल्ल 2 महाजनपद है जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, यानी वहां का जो शासक था वो वहां के सामंती जो भी शासक थे, छोटे छोटे क्षत्रिय, उनके माध्यम से चुन करके बनता था, ठीक है। चलिए, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण, राजगिरी और पाटलिपुत्र। इसकी जो दोनों राजधानियां थी वो सुरक्षित थी। पटना को भी देखिए चारों ओर से गंगा नदी, एक तरफ सोन नदी नहीं, एक तरफ गंगा नदी, तो वो घिरा हुआ है, जिससे कि बाहरी आक्रमणकारी जो है यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते थे। और राजगिरी भी जो है पहाड़ों के बीच में है, तो जिस कारण से वो सुरक्षित था। तो राजगिरी और जो पाटलिपुत्र दोनों राजधानी सुरक्षित स्थान पर थे, जिस कारण से बाहरी आक्रमण से ये बच जाते थे। उसके बाद दूसरा है कि गंगा का उपजाऊ मैदान, चूंकि मगध गंगा के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गंगा का उपजाऊ मैदान में इतने अनाज होते हैं, केवल जाके बीज बो दीजिए, इतना अनाज होगा कि आप सोच नहीं सकते, बिना खाद के, बिना पानी के, बिना मेहनत के। तो स्वाभाविक सी बात है अनाज ज्यादा होगा, उपज ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगा। तो गंगा का उपजाऊ मैदान भी यहाँ के शासकों को जो है आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद किया, या यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो गंगा का उपजाऊ मैदान।
जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ, कृषकों की बेहतर स्थिति हुई, राजाओं को इन लोगों ने कर देकर के शक्तिशाली बना दिया। जो चूंकि जनता खुशहाल होगी तभी तो टैक्स देगी, और जब टैक्स देगी तो निश्चित रूप से राजा खुशहाल हो जाएगा, राजा शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का खोज हो गया, जिससे क्या हुआ, कृषि के साथ साथ युद्ध सामग्री भी लोहे का बनना शुरू हो गया। नए नए हथियार जैसे रथ मसूल और महाशिलकंटक जैसे हथियार बना दिए गए, और इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने कर दिया, जैसे अभी का परमाणु बम होता है ना, वर्जित हथियार, तो उस समय महाशिलकंटक का हथियार जो था वो मतलब उसका यूज कोई भी शासक नहीं कर सकता था, प्रतिबंधित हथियार हुआ करता था। लेकिन जो अजातशत्रु का जो सेनापति रहता है वो इसने जो है कूटनीति के तहत जो है इसका प्रयोग करके वैशाली को जीता था, रथ मसूल महाशिलकंटक का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये सब दिखाई देगा आपको, साउथ इंडियन मूवी देखिएगा ना तो उसमें ये सब तरह का रथ मसूल और जो है महाशिलकंटक वगैरह फिल्म में दिखाता है ये सब तरह के हथियार, ठीक है। चलिए, वनों को काट करके, चूंकि इसके चारों ओर देखिएगा कि दक्षिण बिहार में इतने वन हैं, आप छोटा नागपुर पठारी या आप कैमूर की पहाड़ी या रोहतास के एरिया में भी वन है, ठीक है। तो ये वन जो है लकड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि था, और लकड़ी से भी इनको इनकम होती थी, और यहाँ पे वनों को काटकर वहां पर नियंत्रण और खेती लायक ये लोग बना भी लिए थे क्योंकि लोहे के आविष्कार से, ठीक है। वाणिज्य व्यापार नगरीकरण हो चुका है, चूंकि गंगा के किनारे बसा हुआ है तो वाणिज्य व्यापार की वृद्धि होगी। राजा को कर देकर के शक्तिशाली बना दिए, सिक्कों का प्रयोग भी यहाँ पे शुरुआत हो गया। उसके बाद हाथी, इस क्षेत्र में हाथी बहुत ज्यादा थे, तभी तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शादी किया था कर्नेलिया से, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, हेलेना भी जिसका नाम है, तो उसने अपने ससुर को ही 500 हाथी गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बदले में जो है 5 उत्तर पश्चिम भारत के जो प्रांत इनको दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, गांधार, काबुल ये सब दिया गया था। तो कहने का अर्थ है कि हाथी बहुत ज्यादा था, तभी तो 500 आदि हाथी कोई गिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब इस क्षेत्र में हाथी था, ठीक है। तो यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा था, जिस कारण से जब युद्ध होता था तो हाथी के सामने जो है घोड़ा और जो है सेना कहां से टिकेगा। लेकिन कई बार हाथी जो है युद्ध हारने का कारण भी बन जाता था, क्योंकि हाथी को समझदारी कम होता है, कौन दुश्मन है कौन अपना सेना है उसको समझ में नहीं आता है। जब वो चलता है, जब उस कह सकते हैं उस मूड में आ जाएगा तो वो अपनी सेना को भी कुचलना शुरू कर देता था, ठीक है। लेकिन फिर भी दलदल हो, जंगली क्षेत्र हो, दुर्ग पे कब्जा करना हो तो वहां पे हाथी का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। उसके बाद जो शासक हुए, साम्राज्यवादी तो शासक थे ही, जैसे बिंबिसार यहाँ का महत्वपूर्ण शासक है, हर्यक वंश का संस्थापक है, जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, जो कि साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार करने में माहिर था, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए विवाह संबंध की नीति अपनाई, और उसके तहत लगभग 500 शादी की। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिससे लड़ रहा है उसके घर में शादी कर लिया, उसका राज हड़प करके, अब कौन अपने दामाद से लड़ाई करेगा, कितना चालाक है बताइए। शादी ही कर लेता था उस परिवार में, तो अगला आगे से वो इसका दुश्मन तो दूर, इसका तो पारिवारिक लोग हो जाता था, तो इसको सपोर्ट करता था। तो इसने विवाह संबंध की नीति अपनाई थी। आगे चल करके राजपूताना संबंध नीति अकबर भी अपनाता है राजपूतों से बचने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है लगभग 500 शादियां की, किसने, तो बिंबिसार ने। अंग महाजनपद को इसी ने जीता था, बिंबिसार ने। उसका पुत्र अजातशत्रु था, यह भी कम नहीं था, यह भी अपने कूटनीति और महामंत्री के मदद से, अभी हमने बताया, ठीक, बराकर था, उसके मदद से इसने वैशाली जीत लिया। रथ मसूल जो कि वर्जित हथियार है, महाशिलकंटक जो कि वर्जित हथियार है, उसका प्रयोग करके लिच्छवी को, वही वैशाली, काशी को भी विजित किया। तो इसने भी जो है मगध में इन सब राज्यों को, महाजनपद को मिला दिया। उदयन, इसने पाटलिपुत्र नगर जो है उसका स्थापना कर दिया। आगे चल करके शिशुनाग जो है, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग जो कालाशोक जिस वंश का है, शिशुनाग वंश का, ठीक है, अवंती को मगध में मिला दिया। अवंती जो इतना बड़ा महाजनपद था उसको भी शिशुनाग ने मगध में मिला दिया। यानी आपका पाटलिपुत्र है ही, साथ साथ आपका जो लिच्छवी है, काशी भी विजित हो गया है। तो मगध के अंदर ही ये सब सारे शासक आ गए, मतलब ये सब क्षेत्र आ गया, तो स्वाभाविक है शक्तिशाली हो ही जाएगा। उसके बाद महापद्मनंद जो था वो भी कम नहीं है, उसने भी जो उड़ीसा है, कलिंग है, उसको भी जीत लिया। लेकिन आगे चल करके फिर जो है कलिंग स्वतंत्र हो जाता है।
तभी तो सम्राट अशोक इसको जीतने के लिए कलिंग के मैदान में जाते हैं, और जब वहां के पुरुष वर्ग समाप्त हो जाते हैं युद्ध में तो वहां की महिलाएं आ जाती है, तो इनका हृदय परिवर्तन होता है अशोक का। यानी अशोक के समय में कलिंग जो है फिर से जीतना पड़ता है। लेकिन उससे पहले महापद्मनंद ने कलिंग को भी मगध में मिला दिया था, यह भी बात है। तो पहली बार अगर पूछेगा कि इतिहास में पहली बार कलिंग को मिलाने वाला कौन शासक था, तो कई लोग अशोक मार के आ जाएंगे। तो कलिंग को मिलाने वाला मगध में पहला शासक महापद्मनंद है, याद रखिएगा। और यही छोटा छोटा तथ्य है ना, बीपीएससी खोज करके पूछता है, ठीक है, और वहां आपको फंसा लेगा, आप खुश हो जाइएगा बना के, और आगे आके आप जब आंसर की मिलाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक तत्व को आपको अच्छे से समझना होगा, रटने से ज्यादा एक बार समझ लीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए मगध साम्राज्य के बारे में, और यहाँ के शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन शासक हुए, क्या क्या नाम था। यहां से भी निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं लाइट कम कर देता हूं तो हो सकता है यहां पे ज्यादा दिखेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि पीछे ऐसे मैं कवर ग्रीन कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। चलिए आज भर के लिए थोड़ा जल्दीबाजी में क्लास लेना था, इसीलिए नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए बाकी अगर दिक्कत होगा तो TRE 2 में भी यही चीज़ पढ़ाए हैं, कोई अलग नहीं है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। बार बार एक ही कहानी रिपीट करते करते जो है मैं भी बोर हो चुका हूँ, लेकिन क्या करें, सिलेबस ही है, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कहिएगा ये चीज़ नहीं पढ़ाए थे सर, तो मुझे तो सारा पढ़ाना ही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली है ही, सब कुछ आप जान ही गए। अब यहाँ की प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो राजगीर है या गिरिब्रज, ठीक है। अगर ऑप्शन दे राजगिरी और गिरिब्रज तो पहले गिरिब्रज मारिएगा, उसके बाद राजगीर बनता है, और सबसे बाद में पाटलिपुत्र बनता है, और उसके बाद वैशाली भी कभी मगध का राजधानी बनता है। तो याद रखिएगा कालाशोक के समय में मगध की राजधानी वैशाली ही हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो वंश है आपका मगध का, वो है हर्यक वंश, जिसको कि हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसका शासन पीरियड 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व का रहता है, और इसी के लगभग जो है गौतम बुद्ध भी समकालीन है बिंबिसार और अजातशत्रु के, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला संस्थापक है आपका बिंबिसार, जिसको कि श्रेणिक नाम भी दिया गया है। 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। इसकी विशेषता क्या है, यह एक साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवादी मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने में माहिर है। 500 शादी भी कर लेता है साम्राज्य विस्तार करने के लिए। वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का विस्तार करता है। कौन, तो बिंबिसार। पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक से भी, उसकी चेतक की पुत्री है चेलना या छलना, उससे भी विवाह करता है, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, सब राजा के घर में ही करता है, देख रहे हैं। एक तरफ लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री छेलना या छेलना लिखा हुआ है, छलना या चेलना से शादी किया। दूसरा इसने क्या किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से किया, महाकौशला से शादी किया, ठीक है। उसके बाद और दहेज में काशी भी ले लिया। अब देख रहे हैं शादी कर करके दहेज में पूरा शहर ही ले लेता है। उसके बाद भद्र देश, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, कुरु के समीप था, कुरु महाजनपद के समीप, वहां की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण राजा के घर में विवाह किया उसका नाम लिखा गया। अब 500 पत्नी का नाम लिखेगा तो पूरा प्राचीन इतिहास इसी में खत्म हो जाएगा। इसीलिए 500, बहुत लोग 500 पत्नी खोज रहे होंगे, 500 पत्नी का नाम यहाँ पे नहीं है। 3 ही पत्नी है जो कि महत्वपूर्ण है, जो राजा के घर से थे, ठीक है। बाकी और भी इधर उधर होंगे, ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पे इतिहासकारों ने भी नहीं किया है। चलिए, इसने अपने राजवेद अवंती नरेश चंड प्रदोत को पीलिया या पांडु नामक, जो पीलिया क्या है, पांडु रोग जिसको कहा जाता है, बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो कई बार पूछेगा कि किस शासक ने चंड प्रदोत को पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था। तो याद रखिएगा चंड प्रदोत को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, ठीक है, अपने राजवेद को भेजा था, ठीक है। इसकी हत्या इसी के पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु, उसी ने कर दिया। इसीलिए तो यह वंश पितृहंता वंश कहलाता है, क्योंकि अजातशत्रु की भी हत्या इसी का पुत्र उदयीन करता है। तो सब अपने पुत्र के माध्यम से ही मारे जाएंगे। चलिए,
तो याद रखिएगा इसकी हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। दूसरा जो शासक बनता है मगध का वो बनता है अजातशत्रु, 492 से 460 ईस्वी पूर्व के बीच में रहेगा। इसी के दरमियान जो है आपको पता होगा कि 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संगति होता है, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के मृत्यु जब होता है उसी साल 563 में जन्म होता है गौतम बुद्ध का और 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु होती है या महापरिनिर्वाण कह सकते हैं उनको मिलता है, ठीक है। उसी साल यहां पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के ही शासनकाल में, कहां पे, तो राजगृह में किया जाता है जो कि मगध की राजधानी है। राजा महाराजा आजा आपको ट्रिक बताए थे। चलिए विशेषता साम्राज्यवादी, यह भी साम्राज्यवादी है। कौन, अजातशत्रु। कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध में प्रसेनजीत को हरा करके क्या किया, हार हुई तो उसके साम्राज्य को जीता। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, ठीक है। तो प्रसेनजीत को हरा के उसकी बेटी से यह शादी किया। अपने मंत्री वात्स्कर की सहायता से, वात्स्कर जो कि एक कूटनीतिज्ञ है, महामंत्री है, उसकी सहायता से लिच्छवी को जीता, महाशीलकंटक और रथ मसूल का प्रयोग करके, जो कि वर्जित हथियार। काशी और वैशाली को भी मगध में मिला लिया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में, कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था। तो राजा फॉर राजगिरी, महाराजा फॉर महाकश्यप उसका अध्यक्षता किया था। आजा फॉर अजातशत्रु, राजा महाराजा आजा, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी जो कि कौन सा गुफा है, उस समय तो गुफा ही फेमस रहता था, वहीं पे जो है बौद्ध संगति हुआ, जिसको संगोष्ठी कह सकते हैं कि उनका जो भी उपदेश है उसका संकलन किया गया, ठीक है। अब देखिए इसकी हत्या इसी के पुत्र जो कि उदयीन है उसने कर दिया। किसकी हत्या, तो अजातशत्रु की हत्या इसी का पुत्र उदयीन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। अगर पूछे कि पटना को किसने राजधानी सर्वप्रथम बनाया था, ठीक है, तो वो बनाया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा उदयीन ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला रहता है, याद रखिएगा। उदयीन या उदयभद्र का शासनकाल है 460 से 444। जब भी पूछेगा तो यही पूछता है पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था, तो उदयीन। विशेषता गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या उसका नाम कुसुमपुर, एक सेकेंड, क्या है, हाँ, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना तथा राजगिरी से अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की। यानी अजातशत्रु के समय में राजधानी मगध का राजगिरी था, लेकिन इसका पुत्र उदयीन के समय राजधानी बन जाएगा कौन सा, मगध का, तो वो बन जाएगा आपका पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। इसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। 412 से 394 ईस्वी, घट रहा है, देख रहे हैं उल्टा चल रहा है, चूंकि यह ईस्वी पूर्व की घटना है। धीरे धीरे हम लोग जीरो की ओर आएंगे, फिर प्लस में जाएंगे, ठीक है। अभी ईस्वी पूर्व है, माइनस से हम लोग प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व। विशेषता क्या है, अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला दिया, ठीक है। किसने, शिशुनाग ने। अवंती जो सबसे बड़ा महाजनपद है उसको जीत करके इसने क्या किया, मगध में मिला दिया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा, अवंती को किसने मगध में मिला दिया, तो याद रखिएगा वह शासक का नाम है शिशुनाग। और अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। अगर पूछेगा शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी क्या थी, पूछा हुआ क्वेश्चन है टीआरई में, तो याद रखिएगा कि वैशाली जो था वो शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी हुआ करती थी। यानी पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली करने वाला शासक कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपका शिशुनाग, ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक है। और कालाशोक इसी का प्रतापी शासक है, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद, यानी 483 में 100 जोड़ेंगे तो 583 में नहीं जाएंगे, चूंकि माइनस में, इसीलिए 383 में जाएंगे। 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में होता है,
तो याद रखिएगा कालाशोक के समय में द्वितीय बहुसंगति का आयोजन वैशाली में होता है। कब होता है? तो 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बहुसंगति का आयोजन हुआ 383 ईस्वी पूर्व, लिख लीजिएगा या याद रखिएगा 100 वर्ष बाद। ठीक है, कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप ही घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोग करके कर दी, जो कि जिसकी हत्या होगी। उसके बाद यहां पे आता है नंद वंश, पहला शूद्र शासक। ठीक है, इतिहास में पहला शूद्र शासक बनने वाला नंद वंश का महापद्मनंद है। महानंदिन यहां नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये जो था कालाशोक के ही समय में नाई था, ठाकुर। ठीक है, नाई हजामत का काम करता था, लेकिन इसका संपर्क वहां उसकी महारानी से था और कूटनीति चाल चल करके उसने जो है वहां पे उसको अपदस्थ करके उसकी हत्या करवा के खुद गद्दी पे बैठ गया। महानंदिन इसका संस्थापक है। इसका बाद एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया। ठीक है, महापद्मनंद ने अब इसका जो है अंत कर दिया और महापद्मनंद सबसे शक्तिशाली शासक बनता है। किसका? तो नंद वंश का। कलिंग को विजय करने वाला जो शासक है वो आपका महापद्मनंद है, जो कि इतिहास में पहली बार कलिंग को कोई विजित किया है तो वहां पद्मनंद किया, दूसरी बार सम्राट अशोक किया था, याद रखिएगा। पुराणों में एक छत्र और एक राट की उपाधि दी गई है। किसको? तो महापद्मनंद को। एक छत्र और एक राट की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है वो महापद्मनंद। पद्म मतलब होता है, जानते ही, संख्यावाचक है, संख्या बोध होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लास्ट में पद्नुमर पढ़ते होंगे। तो कहा जाता है इसके शासनकाल में उतनी सेना थी, जनसंख्या नहीं होता तो उतनी सेना कहां से होगा। ठीक है, तो ऐसे बस नाम था महापद्मनंद, याद रखिएगा। सेना बहुत ज्यादा था इसके पास। इसका सबसे भ्रष्ट शासक हो गया घनानंद, जो कि बहुत घमंडी शासक है और टैक्स कर वसूली करने में माहिर है। ठीक है, घनानंद का नाम जो पड़ा है वो धन से आनंदित होता था, धनानंद, घनानंद। ठीक है, धन से इसको आनंद मिलता था और इसने बहुत ज्यादा जो है टैक्स वसूली करने के लिए कर्मचारी भर्ती कर रखा था और उसी में था अधिकारी के स्वरूप में जो है चाणक्य भी इसी का कर वसूली करने वाला ही अधिकारी हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके दोनों में खटपट होता है और फिर जानते हैं कि यहाँ पे चाणक्य जो है इसको अपदस्थ करने की प्रतिज्ञा लेता है और आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उस समय बालक है, आगे चल के तैयार करता है और उसके माध्यम से घनानंद की हत्या करवा करके मगध की सत्ता पे चंद्रगुप्त मौर्य को आसीन करता है। चलिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से, खूब पूछेगा। चलिए, घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अगर पूछेगा नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था तो याद रखिएगा घनानंद। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मदद से की थी। ठीक है, तथा मौर्य वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के शासनकाल में सिकंदर, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, घनानंद के समय में दक्षिण भारत पे अटैक किया था। यूनान का जो शासक है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, विश्व विजेता का सपना लेकर के भारत पहुंचा था। उस समय भारत में मगध का शासक घनानंद ही हुआ करता था। ठीक है, आगे चल करके फिर इसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी को हथियाते हैं। ठीक है, अब देखिए विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जितना तेजी से ये कवर कर दें उतना आपके लिए बेहतर है। अब देखिए विदेशी आक्रांता के रूप में उस समकालीन परिस्थिति में देखा जाए तो भारत में और भी शासक आना शुरू हो गए। खास करके सबसे पहला अगर आक्रमणकारी पूछे कि कहां के लोग सबसे पहले भारत पे अटैक किए थे तो ईरानी आए थे। हखमनी पारसिक, जो पारसी धर्म के लोग थे, उन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण भारत में किया था। ईरानी अगर पूछेगा भारत पे अटैक करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, ईरानी थे, ईरान के लोग। ठीक है, हखमनी या पारसिक भी इनको कहा गया है, हखमनी वंश है, यहीं के शासकों ने यहां पे अटैक किया था। और दूसरा आक्रमण करने वाला जो विदेशी शासक है वो है आपका यूनान का सिकंदर, याद रखिएगा। तो ईरानी या हकमनी सबसे पहले अटैक करते हैं भारत पर। सबसे पहले आक्रमण करने वाले ईरानी या फारसी भी इनको कहा जाता है, फारस देश, फारसी। साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा जो आक्रमणकारी है वो यूनानी है और यूनान का, जो कि ग्रीक एथेंस उस समय का महत्वपूर्ण देश है, जो कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है। तो सिकंदर वहीं का था, यूनान का, वहां से भारत की ओर आता है। सिकंदर से भी क्वेश्चन पूछ देता है। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, याद रखिएगा। ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का सामना करना पड़ा।
समझ गए। ईरानी के बाद कौन आया? यूनानी। यूनानी में कौन आया? विश्व विजेता का सपना लेकर के सिकंदर आएगा, जिसको कि अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। और यह मैसिडोनिया या मकदूनिया लिखा रहेगा। मकदूनिया या मैसिडोनिया का जो छत्रप यानी वहां का राजा फिलिप द्वितीय है, उसका पुत्र था। इसकी माता नागकन्या थी, याद रखिएगा। इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु अरस्तु, एस्पा याद रखिएगा, एस्पा। सुकरात, प्लूटो, उसके प्लेटो और अरस्तु अलेक्जेंडर, ठीक है। तो एस्पा याद रखिएगा, मतलब सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य जो है अरस्तु, अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़े होंगे। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जो कि आगे चल करके भारतीय जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसको अधीन करके, ये चूंकि थल सेनाध्यक्ष था, खुद ही सिकंदर लौट जाता है, लेकिन इसको वहां पे छोड़ देता है। और आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। और इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, जिसका नाम हेलेना या कार्नेलिया था, याद रखिएगा। सिकंदर भारत से लौटा कब? 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हो गई? बेबीलोनिया में, जो कि इराक ईरान में ही पड़ता है। बेबीलोनिया में 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। यानी यह 33 साल का बंदा जो था वो मर गया। एक विश्व विजेता जो कि 18 साल की अवस्था में ही घर से बाहर निकलता है, विश्व विजेता की सपना को लेकर के, पूरा यूरोप का बॉर्डर को जीतता हुआ, एशिया के जितने भी बीच में इराक, ईरान, फारस जितने भी देश आते हैं वहां पे लहू लुहान करते हुए, आग लगाते हुए, पूरा लूटपाट करते हुए भारत तक पहुंचा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 33 वर्ष की अवस्था में ही बीमारी से ग्रसित होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिकंदर की कहानियां बहुत रोचक है। सबसे इसको महान क्यों कहा गया? आखिर इसने इतना कत्लेआम किया, इतना जो है राज को जीतने में कत्ल किया होगा। जो भी राज को हड़पता था वहां का आग लगा देता था, पूरा नष्ट विनष्ट कर देता था, फिर भी इसको महान कहा जाता है। तो एक ही इसका जो विश्व विजेता का जो सपना है ना, सोच के कारण ही इसको महान कहा गया। एक 16 या 17 वर्ष का बालक जो सोचता है विश्व विजेता का सपना लेकर के और चल पड़ता है विश्व को जीतने के लिए, ये अपने आप में ही एक महानता, यानी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सपना, एक ड्रीम लेकर के सिकंदर निकलता है और उसी संदर्भ में ये महान हो जाता है, ठीक है। आगे कहानी TRE 2 में बहुत अच्छे समझाए हैं। यहाँ पे चूंकि टाइम अब आपका जो है जल्दीबाजी हो रहा है, तो इसीलिए हम भी थोड़ा तेजी से खींच रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि कितना हमने खींच दिया, ठीक है। अब आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का आ जाएगा पूरा, आपका जो है इससे पहले जो है हरिया कुरिया वंश सब कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ऐसे पढ़ाएंगे तो 3 दिन में आपका पूरा एनिशिएंटे समाप्त हो जाएगा, प्राचीन इतिहास। और क्वेश्चन गारंटी के साथ इससे बाहर नहीं पूछता है, जान लीजिए। यह भारत में कुल 19 महीने रहा। 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोनिया में जाकर इसकी मृत्यु होती है। और यह भारत में जो युद्ध करता है राजा पुरु के साथ, और कहा जाता है कि राजा पुरु जीत गए थे। भारतीय इतिहासकार ऐसा मानते हैं या बोलते हैं, लेकिन यूरोपीय इतिहासकार साफ कहते हैं कि यहां पे सिकंदर जीत जाता है, लेकिन उसका जो सेना नायक होता है आगे जाने से मना करता है, जिस कारण से सिकंदर लौट जाता है, ठीक है। तो झेलम या चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश शासक पोरस से इसका युद्ध होता है भारत में। लेकिन युद्ध में अद्भुत प्रतिभा, वीरता दिखाने के बावजूद पोरस पराजित होते हैं, जिस कारण से जो है सिकंदर ने उसका राज वापस कर दिया। एक ही शासक था जो उसके साथ संघर्ष किया था, डट के सामना किया था। तो इसकी वीरता से खुश होकर के सिकंदर ने इसके राज को वापस कर दिया और इससे दोस्ती कर ली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका सिकंदर आया और वापस गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। भारत पे इसके कोई विशेष प्रभाव सिकंदर के आने के नहीं रहे। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप थोड़ा बहुत हुआ प्रभाव, खास करके व्यापारिक संपर्क बढ़ा। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण से उलुक शैली जो मुद्रा निर्माण का है, सिक्के ढाले जाने लगे। सिकंदर ने कुछ नगरों की स्थापना की, जैसे निकैया जो विजयनगर है, बाऊ के फेला उसका घोड़ा का नाम था, उसके नाम पर झेलम के नदी के तट पर एक नगर की स्थापना किया। सिकंदरिया काबुल और सिंध का जो क्षेत्र है उसमें एक सिकंदरिया एक जो है निर्माण किया। सिकंदरिया एक नगर का निर्माण उस समय किया। तो बाऊ के फेला वाला पूछेगा, ठीक है। बाऊ के फेला नगर का जो निर्माण है सिकंदर ने करता है अपने घोड़े के नाम पे, ठीक है।
भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में मदद मिलता है, आक्रमण की तिथि पता चल जाता है, भारत पे सिकंदर कब आया था। भारत के क्रमागत इतिहास लिखने में सिकंदर जो आता है, जो वहां के इतिहासकारों ने लिखा है, उससे भारतीय इतिहासकार को मदद मिलता है जो कालक्रम को जो है अरेंज करने में। ठीक है, सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों ने विरोध का किया था, जिसको सामना करना पड़ा था सिकंदर को। ठीक है, मालवा और क्षुद्रक गणों के संग भी था उसमें। सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया था, एक थल सेना और दूसरा जल सेना। और जल सेना की अगुवाई नियारकस ने किया था। ठीक है, जहाजी बेड़े के साथ समुद्र से वापस गया। वहीं थल सेना का अगुवाई खुद सिकंदर ने किया था। और आगे चल करके 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन, जो कि इराक में पड़ता है, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 33 वर्ष की अवस्था में एक महान कह सकते हैं व्यक्ति जो कि विश्व विजेता बनने का सपना लेके निकलता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। खाली हाथ ही वो लौट के चला जाता है दुनिया से। ठीक है, इसके बाद हम लोग मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य अगले दिन करेंगे। बाद बाकी आपका होमवर्क रहा कि आप लोग या तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमने व्हाट्सएप लिंक पे भेज दिया है, या फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक खरीद ही लीजिए, 200-250 में देता है। प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का करते रहिए। कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो गया है कहां तक, तो सिकंदर तक। ठीक है, यानी मौर्य वंश तक आपका जो है समाप्त हो चुका है। मौर्य वंश से आपका नेक्स्ट क्लास में प्राचीन इतिहास में पढ़ाएंगे। उधर हम लोग फ्रांस की क्रांति तक अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, बाकी आपका जैसे मिडेवल है, आधुनिक मॉडर्न है, आधुनिक लास्ट में चूंकि पढ़ाएंगे, चूंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां तुरंत आप पढ़ के जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए पहले जो है हम आपको प्राचीन पढ़ा देते हैं, चूंकि यहां से कुछ कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि अगले बार यहीं से ना ज्यादा पूछ दे। तो जो भी होगा, लेकिन आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर किया जा चुका है TRE2 के, और जो कि सारे वीडियो आपके कंटेंट में अवेलेबल हैं, उसको भी आप देखते रहिए और क्लास का भी आनंद लेते रहिए। जो भी लाइव सेशन से जुड़ते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन इसी सब में से क्रिएट किया हुआ होता है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आपको आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, बाकी मैथ प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे सैटरडे अभी मैथ आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जो लोग 1 to 5 वाले हैं उनके लिए रीजनिंग और मैथ नेसेसरी है। जो 54-55 वीडियो मैथ के आपके कंटेंट में है, रीजनिंग का जो 25-30 वीडियो है, 30 के आसपास होगा या 35 है, तो उसको जरूर बार बार देखिए। अगर आप 40 नंबर उधर सॉलिड खींच दिए ना मैथ रीजनिंग, तो आपको रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोकेगा, इतना फुल गारंटी। ठीक है, और साथ साथ EVS का जो भी हमने नोट्स दिया है, बेसिक EVS है, उसको पढ़ते रहिए। एक्स्ट्रा में बस वही करना है, बाकी GK GS तो सबको पढ़ना है। 40 नंबर में तो एटलीस्ट पूछेगा ही पूछेगा। तो पूरा तैयारी बेहतर कीजिए। अब डरिए नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको, आपका ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है। जो लोग का नहीं हो रखा है वो सोचे टेंशन ले। आपके पास तो कंटेंट में देखिए ना TRE2 का कितना हमने हिस्ट्री पढ़ा रखा है, पूरा टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रखा है, पूरा ज्योग्राफी हो रखा है, जो भी टॉपिक बचा हुआ है अभी कवर कर रहे हैं। फिर आपका पॉलिटी पूरा हो रखा है, जो बचा खुचा होगा इस बार 5 दिन में वो भी कवर हो जाएगा। तो आपको तो पढ़ने से मतलब है, पढ़िए अच्छे से। एग्जाम जितना जल्दी ले उतना बढ़िया। जैसे स्टेट के लिए शुरू में घबरा रहे थे, क्या होगा देखे ना, 90% लोग पास किए, और यही नोट्स वहां भी काम आ गया, यही पढ़ा हुआ वहां भी काम आ गया, और फिर वो पढ़ा हुआ अब आगे भी काम आ जाएगा। तो परेशान होना नहीं है। ठीक है, केवल मेहनत करने की आवश्यकता है, वो आप लोग कर रहे हैं, और उम्मीद कीजिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं, और जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे कीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए।